हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर गरिमा। आज हम लोग क्या करने वाले हैं ना, क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। कौन से? प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। पिछले क्लासेस में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था, जो कि बहुत अच्छे थे। हम लोग अच्छा अटेम्प्ट था हम लोग का, और फिर वही क्वेश्चंस को अप्रोक्सीमेट वही क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आज हम लोग उसको क्या डिस्कस करेंगे ना, यहाँ पे जैक बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले हम लोग ना पेपर का फॉर्मेट समझते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग इंस्ट्रक्शंस, कोई कोई स्टूडेंट्स क्या होता है ना कि इंस्ट्रक्शंस को रीड नहीं करते हैं। लेकिन पहला फॉर्मेट क्या है ना पेपर का, जैसे आप लोगों को पेपर मिला, 15 मिनट्स आप लोगों को मिलते हैं किसके? पेपर को रीड करने के। वो भी केयरफुली, यू हैव टू रीड, यू हैव टू अटेम्प्ट द पेपर वेरी केयरफुली, ठीक है। आप लोग इसको बहुत केयरफुली, आप लोगों को इसको अटेंड करना पड़ेगा, सारे इंस्ट्रक्शंस को एक एक करके फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते हैं, है ना। हम लोग डायरेक्ट पेपर की तरफ जाते हैं कि फटाफट मुझे तो आंसर आता है, फटाफट टिक करके निकलो। पर नहीं, हो सकता है कि वो हम नेगेटिव मार्क होगा, हो सकता है, पर ऐसा 11th बोर्ड में नहीं होता है। हो सकता है, आई टोल्ड, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर भी प्रैक्टिस करना बहुत कंपलसरी है, प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस करना बहुत कंपलसरी है। कुछ कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, सेम आ जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस ईयर में कुछ कुछ सेम भी आ सकते हैं, बहुत बार ये देखने को मिला है, ठीक है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो ये है हमारा क्लास 11th का पेपर 1, वो भी हमारा इंग्लिश को, जो भी पहला दिन होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश का ही एग्जाम देते हैं। ये हमारा कितने मार्क्स का होता है बच्चों? ये हमारा 40 मार्क्स का होता है ना। ये तो पता है कि ये 40 मार्क्स का होता है, ठीक है। 40 मार्क्स का ये हम लोग का होता है क्वेश्चंस। और फिर देखो यहाँ बताते जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। हम लोग का टाइमिंग क्या है इसका? 1 आवर। समझ में आया? 1 आवर आई थिंक इंग्लिश के लिए तो इनफ होना चाहिए, अगर आप लोगों को पता है तो। अगर आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश के बारे में है तो, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ही, वरना 2 घंटे में मिल जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है ना। तो 1 आवर इज वेरी कंपलसरी, ठीक है। तो 1 घंटे में हम लोग क्या क्या करेंगे? 1 घंटे में कितने, जैसे कि 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं ना। हम लोग के पास क्वेश्चंस कितने, अभी मैंने कहा हम लोग के पास कितने फुल मार्क्स 40 क्वेश्चंस है, और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स होता है, ठीक है। हम लोग के पास कितना हुआ? 60 मिनट्स हुआ। तो हम लोग इसको कितने देर में सॉल्व कर सकते हैं? एक क्वेश्चंस को हम लोग अगर 1.5 मिनट भी लगाते हैं, ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चंस का सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस 60 मिनट्स में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, उससे पहले भी करना जरूरी होता है, क्योंकि एक बार रीड करना जरूरी हो कि मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है, मेरा सही अटेम्प्ट गया है कि नहीं गया, बहुत कंपलसरी होता है। तो अब हम लोग इसका जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत कंपलसरी है जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना, इट्स वेरी कंपलसरी। क्वेश्चंस को अटेंड करने से पहले हम लोग को इसको रीड करना चाहिए। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा इसका, बिफोर आंसरिंग केयरफुली वेरीफाई ऑल इन्फॉर्मेशन। चलो मैं यहाँ से बताती हूँ। Before answering carefully, verify all information related to the candidate printed on page 2 on the OMR sheet, answer sheet. If the printed information belongs to any other candidate, then inform the invigilator immediately and get it replaced. ठीक है। ये तो हम लोग का पेपर से कुछ रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी समझ जाते हैं कि बिफोर आंसरिंग केयरफुली, ठीक है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के पहले ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द कैंडिडेट प्रिंटेड ऑन पेज 2 ऑफ द ओमा शीट। हम लोग के ओमा शीट में पेज नंबर 2 में हम लोग का सारा डिटेल्स दिया रहता है उस पे, ठीक है। जितने भी आप लोगों ने उसमें एडमिट कार्ड में फिलअप किए होंगे, उतना सारा इसमें सब कुछ डिटेल्स रहता है, ठीक है। इफ द प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन बिलोंग्स टू एनी अदर कैंडिडेट, कभी कभी ऐसा क्या होता है ना कि जो पेपर आप लोगों को मिला, जो आंसर शीट, जो जो ओएमआर शीट आप लोगों को मिला, वो क्या होता है कि वो किसी और का होता है। बाई चांस कभी कभी ये इश्यू होता है, मोस्टली नहीं पर हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले से रीचेक करें कि ये क्या ही मेरा पेपर है ये, ठीक है। पहले हम लोग ये चेक करेंगे, उसके बाद फिर देन इन्फॉर्म द इन्वेजिलेटर इमीडिएटली एंड गेट इट रिप्लेस्ड। तुरंत हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे हमारे क्लास में इन्वेजिलेटर, मतलब जो भी हमारे क्लास में टीचर रहेंगे, तो उन्हें तुरंत हम लोग इन्फॉर्म करेंगे कि सर हमारे पास ये ऐसा कुछ इशू हो गया है हमारे साथ, आप इसको प्लीज जल्दी से जल्दी ठीक करें, ठीक है। पहला तो बहुत नॉर्मल था कि ये करना है। चलो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा?
Put it put in your full signature on the OMR answer sheet in the space provided. ठीक है, स्पेस नीचे होगा ना, क्या बोलते हैं एग्जामिनर का इन्वेजिलेटर, उसमें क्या हम लोग करना है कि सिग्नेचर करना है. इट्स वेरी जरूरी, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो आपका पेज तुरंत खत्म, कोई काम का नहीं पेज आपका, फिर हाँ डिक्लाइन हो जाएगा वहां से. ठीक है, ये हो गया. अब 3 नंबर बताओ, ये भी हम लोग का सॉल्व हो गया. 3 नंबर, देर आर 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. आई टोल्ड यू बिफोर कि 40 मार्क्स का होता है और 40 मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं. जैसे कि एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कंटेन्स 1 मार्क. ठीक है, क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चन बुकलेट्स. ठीक है, ये हमारा हो गया कि हमारा कितना 40 क्वेश्चंस, 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहता ही है. ठीक है, फिर ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी. सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, वेरी कंपलसरी होते हैं, एक भी हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं. और हाँ, एक भी हम लोग को ऑप्शंस नहीं होता है इधर चूज दिस और दिस, एक ही क्वेश्चन मिलेगा उसी को करना है. ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क. एज आई टोल्ड यू नाउ कि सारे क्वेश्चंस एक एक मार्क्स के होते हैं. ठीक है, नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर. और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेगेटिव मार्क नहीं होते हैं, सबसे हमारा इंपॉर्टेंट चीज है. क्योंकि अगर हम लोग को नहीं भी आता है, थोड़ा भी डाउट है कि मैम ये होगा कि ये होगा, हम लोग चूज कर सकते हैं, है ना. अगर नेगेटिव मार्क उस पर होता तो हम लोग नहीं कर सकते, रिस्क क्यों लेना फिर. ठीक है, तो इसमें हम लोग ये रिस्क ले सकते हैं. वैसे तो नहीं लेना है, पढ़ के जाना है सब. ठीक है, अगर नहीं होता है तो चलो ये हमारा हो गया. अब हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर आए क्या, क्वेश्चन सॉल्व करें. अच्छा चलो 5 नंबर है, चलो ठीक है. रीड द इंस्ट्रक्शंस provided on page 1 of the OMR answer sheet carefully and do accordingly. पहले इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, जो भी दिया गया उसको अच्छे से केयरफुली पढ़ना है, टाइम देके ध्यान से पढ़ना है, और फिर उसके बाद पेपर को अटेम्प्ट करना है. ठीक है, फिर 6 नंबर क्या है, 4 ऑप्शंस, ए बी सी डी, हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे. ठीक है, आर गिवन फॉर ईच क्वेश्चंस. यू हैव टू darken darken You have to darken duly the most suitable answer on your OMR answer sheet. Use only blue or black ballpoint pen. The use of pencil is not allowed. Okay. तो सबसे पहले ये कंपलसरी हुआ हम लोग का इसमें. कोई भी पॉइंटेड ऐसा बोलना पे शॉप में कि पॉइंटेड मतलब कि कुछ जो डार्क हो थोड़ा सा, जो कि एक ही बार तुम अगर वहां पे वो करो डार्क करो तो वो फैल जाए. ठीक है, तो हम लोग को ब्लू और ब्लैक पॉइंटेड पेन चाहिए. ठीक है, और हम लोग के पास 4 ऑप्शंस रहेंगे. सारे क्वेश्चंस में आप लोग को 4 में से एक को चूज करना है. ठीक है, पेंसिल इज नॉट अलाउड. ये नहीं कि चेक कर लेते पेंसिल से, फिर नहीं गलत होगा तो उसको रब करके फिर रिकरेक्ट कर लेंगे, नहीं, पेंसिल इज नॉट एवर अलाउड. ये भी कर लेते हैं. बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल हैंड ओवर द ओएमआर शीट. चलो ठीक है, ये सब तो नॉर्मल चीज है कि जाने के पहले आंसर शीट दोगे तभी तो निकलोगे वहां से, वरना क्या फायदा एग्जाम देने का. चलो हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर आए क्या. अब हम लोग को क्वेश्चंस को करना है, तो इसको हम लोग डार्क मोड कर देते हैं ताकि ना समझ में आए, पता चले. ठीक है, चलो पहले हम लोग का क्या है ना कि रीड द फॉलोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यही आता है, अनसीन पैसेज इसको कहते हैं. ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. पहले ध्यान से क्या करना है, हम लोग को पैसेज को सॉल्व करना है, क्योंकि आंसर तो इसी के अंदर है. तो इसमें हम लोग क्या कि मार्क्स कटने के चांसेस नहीं है, आंसर इसी के अंदर है. बस ध्यान से पढ़ोगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि क्या करना है. तो पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं ध्यान से. ठीक है, जिसको मेरे साथ इसको पढ़ाई करते रहो, ये वाला चीज कि पढ़ो कि मैम क्या किसको प्रोनाउंस कर रही है और मैम कहाँ पे किसको हाईलाइट कर रही है, क्योंकि जहां हाईलाइट करेंगे वहां पे मतलब कि वो कुछ कंपलसरी होगा तभी हाईलाइट हो रहा है. ठीक है, एग्जाम में भी आप लोगों को यही करना है कि जहां अगर लगे कि हाँ ये मतलब थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें क्वेश्चन अराइज हो सकता है, या फिर पहले क्या करो ना, क्वेश्चन को रीड कर लो एक बार. ठीक है, पहले सारे क्वेश्चंस को रीड कर लो कि उसमें आंसर पैसेज का, उसके बाद फिर पैसेज पे जाओ और अच्छे से केयरफुली इसको पढ़ो. और जहां जहां क्वेश्चन से कुछ वर्ड मैच होगा तो यू अंडरलाइन करो उसको, ये ट्रिक होता है सॉल्व करने का पैसेज. ठीक है, तो पे देखो क्या है. फर्स्ट, उल्हास उल्हास मंडलिक, क्या नाम है इसका, उल्हास मंडलिक
35. A power loom owner from Chalkaranji, Chalkaranji, Maharashtra, and his mother were returning home one evening when heavy rain forced them to take shelter beneath the bridge. Not far away, a group of laborers huddled together under a part of the cemented housing near a well. यहां तक आया समझ में? एक बार इसको देख लो यहां से, ठीक है? आया समझ में? चलो, वेल उसके बाद क्या पढ़ना था? सडनली मांडलिक एंड हिज मदर हर्ड द लेबरर स्क्रीम when two got when two got to the well. They were told that a 5-year-old boy named हरिया, जहां पे कुछ नाम आए ना, जस्ट अंडरलाइन दैट, ठीक है? जहां पे कुछ नाम आए जस्ट अंडरलाइन दैट कि इस कंपलसरी हो सकता है मैम ये, ठीक है? हरिया हैड फॉलन इनटू इट, ठीक है? Ignoring his mother's fear, Manli quickly knotted together lengths of rope belonging to the laborers and asked them to lower him into the dark well. ठीक है? उसके बाद as he descended and started climbing down, he grabbed hold the metal rungs on the wall of the well. He saw the child clinging into the to the pipe. Grabbing the child, he clambered a ground level and handed over Hariya to his sobbing father. ठीक है? Sobbing father. ये भी हमको कंपलसरी कुछ तो लग रहा है इसमें होना चाहिए. सोबिंग फादर क्यों देगा, है ना? कुछ तो इसमें क्वेश्चन अराइज होगा ना. चलो, समझ में आया कि क्या था इसमें? इसमें क्वेश्चंस क्या था कि, अच्छा और है, चलो यहां तक है ना. द मैन फेल एट मंडलिक्स फीट एंड ऑफर्ड हिम. द मैन कौन है यहाँ पे? द मैन फादर किसका? हरिया का फादर है, ठीक है? Mandlik's feet and offered him some money as a reward. Refusing the cash, Mandlik said that I am happy. I was at the right place at the right time. ये बहुत अच्छा स्लोगन है. स्लोगन मीन्स कि बहुत अच्छा कोट है, ठीक है? कि हम सही टाइम पे सही जगह पे उपस्थित थे, ठीक है? तो यहाँ पे स्टोरी समझ में आया कि क्या है? कुछ आइडिया मिला कि क्या है? क्वेश्चंस को सॉल्व करें अब कि क्या था ये, आया समझ में? जैसे कि इस पे मत जाना, ये जो टिक किया हुआ इस पे मत जाना, दिस इज रोहंग, किसी और का क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या, हु वाज उल्हास मंडलिक? उल्हास मंडलिक क्या था? फर्स्ट हम लोग में फर्स्ट पैराग्राफ में ही देखे थे कि क्या लिखा हुआ था वहां पे, लूम ओनर, लूम ओनर लिखा हुआ था ना. तो आंसर विल बी ये सी, ठीक है? आंसर विल बी सी, लूम ओनर. सेकेंड नंबर देखो, वेयर डिड हरिया फॉल? हरिया कहाँ पे गिरा था? अभी हम लोग बात कर रहे थे ना उसके बारे में, वो गिर गया था, फिर उसके बाद फिर उसको उल्हास लेने के लिए गया था, बचाने के लिए गया था, ठीक है? तो कहाँ पे गिरा था वो? वेल में, रिवर में, पॉन्ड में, लेक में, कहाँ पे? वहां पे क्या था? वेल था, कुआं था ना? सॉरी, कहाँ था? वेल में, ठीक है? समझ में आया? चलो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हाउ डिड मंडली क्लाइम डाउन द वेल? मंडलिक जो बचाने के लिए गया किसको? हरिया को, तो वो नीचे तक कैसे पहुंचा? ठीक है, वो नीचे तक कैसे पहुंचा? तो फर्स्ट ऑप्शन है लैडर, मतलब कि सीढ़ियों से पहुंचा. सेकंड ऑप्शन है हमारा रोप, मतलब कि रस्सी से पहुंचा. थर्ड ऑप्शन है हार्नेस. तो कुछ नहीं है, ये तो गलत है, साफ गलत है ये तो नहीं होगा. नन ऑफ दिस, ये भी नहीं होगा. आंसर क्या होगा हम लोग का? रोप, क्योंकि ऑलरेडी पैराग्राफ में दिया था कि वो रस्सी से पहुंचा था, ठीक है? द आंसर विल बी रोप. क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग डिड हरियास फादर एक्सप्रेस ऑन रिसीविंग? ठीक है, हरियास फादर क्या एक्सप्रेस किए थे जब कि जब
उल्हास जब हरिया को बचा के लेके आया उसके पापा के पास, तो कैसा एक्सप्रेशन था उसके पापा का? किसके पापा का? हरिया जो कि वेल में गिर गया था, तो कैसा एक्सप्रेशन था? फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का क्या है कि ग्रैटिट्यूड, एंजाइटी, रिलीफ, पीस। ग्रैटिट्यूड मतलब कि थैंक यू सो मच वाला ग्रैटिट्यूड, कि बहुत खुशी वाला, कि आप थैंक यू, आप तो भगवान हो मेरे लिए, है ना? हम लोग बोलते हैं ना किसी किसी को जो हम लोग को हेल्प करता है कि आप तो भगवान बन गए मेरे लिए, सही टाइम पे आके आप बचा लिए, तो वैसा ही वो ग्रैटिट्यूड कहते हैं। एंजाइटी मतलब कि अंदर से बेचैनी, गुस्सा, बेचैनी सब। ऐसा तो कुछ नहीं था, क्योंकि खुशी होना चाहिए ना कि बेटा वापस आया है बच के और कोई बचा के लाया है, तो ये तो नहीं होगा एंजाइटी। ठीक है, खत्म हो गया। यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है? रिलीफ। ये भी कह सकते हैं, रिलीफ मतलब कि शांति मिला उनको। ऑप्शन डी क्या? पीस। ये भी है, शांति मिला, ये भी दोनों नहीं होगा। यहाँ क्या दिया था? ग्रेटिट्यूड मतलब कि वो बहुत ज्यादा हम्बल रिक्वेस्ट, कि वो ऑफर कर रहा था उसके लिए पैसा, आपको जो चाहिए हम आपको देंगे क्योंकि आप मेरे बच्चे को बचाए हो। ठीक है, चलो फाइंड नंबर, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेम एज गो डाउन। एक वर्ड हम लोग को पैसेज से निकालना है जिसका मतलब क्या होगा? गो डाउन। ठीक है, अगर जब तक पैसेज नहीं पढ़ोगे, आप समझ में आया पैसेज पढ़ना क्यों कंपलसरी है? ये नहीं कि क्वेश्चन गो डाउन है तो यहाँ सर्च कर रहे हैं गो डाउन, मैम पैसेज में तो गो डाउन था ही नहीं। नहीं, क्योंकि हम लोग को पढ़ना कंपलसरी है। ठीक है, इसीलिए समझ में आया कि पैसेज क्या ऐसा वर्ड है जो कि रिलेट कर रहा है गो डाउन से। ठीक है, गो डाउन, वो गो डाउन नहीं, गो डाउन ये वाला चीज है। ठीक है, फर्स्ट है क्लाइम्ड, सेकेंड है डिसेंडेड, थर्ड है सोप्ड, फोर्थ डी है नोटेड। हम लोग का क्या होगा? डिसेंडेड मतलब कि वो नीचे तक गया। ठीक है, क्लाइम करके उसके पास उसको बचाने के लिए गया। ठीक है, तो गो डाउन का क्या होगा यहाँ पे? डिसेंडेड। अंडरस्टूड? ऑप्शन ऑप्शन बी। ठीक है, आंसर विल बी ऑप्शन बी। चलो इनफ, अब चलो ये हो गया हम लोग का पैसेज सॉल्व हो गया है। अब हम लोग किसको सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये हमारा क्या आया? लेटर आ गया, उसमें फिर रिपोर्ट राइटिंग आ गया, नोटिस आ गया, बहुत कुछ आया। ठीक है, तो इसको भी करना कंपलसरी है। तो जैसे कि इन अ फॉर्मल लेटर रिसीवर्स एड्रेस इंक्लूड। फॉर्मल लेटर में, फॉर्मल लेटर मतलब किस क्या होता है? फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस बताओ क्या होता है? फॉर्मल मतलब होता है जो कि हम लोग ऑफिशियली किसी को देते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रिंसिपल हुआ या फिर ऑफिस में हुआ। ठीक है, ये सब ऑफिशियली जो काम होता है उसको हम लोग फॉर्मल कहते हैं। और इनफॉर्मल किसको कहते हैं? कि हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स। ठीक है, इसको हम लोग इनफॉर्मल कहते हैं। फॉर्मल मतलब कि जो बाहर का हो, मतलब जो ऑफिशियली हो, और इनफॉर्मल मतलब कि जो घर वाला हो, मतलब फ्रेंड्स रिलेटिव्स। ठीक है, तो हम लोग इसमें फॉर्मल लेटर में, ठीक है, फॉर्मल लेटर में रिसीवर्स के एड्रेस कहाँ पे लिखते हैं? फॉर्मल लेटर में रिसीवर्स मतलब कि जो रिसीव करेगा मेरा लेटर, ठीक है, जिसको मिलेगा मेरा लेटर्स, उसका एड्रेस हम लोग कहाँ लिखते हैं? इन फॉर्मल रिसीवर एड्रेस हम लोग पहले उसका एड्रेस लिखते हैं ना यहाँ पे। पहले उसका एड्रेस, ये हमारा मार्जिन लाइन है। चलो यहाँ पे अच्छे से इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग इसको समझते हैं कि ये हमारा पेपर है। ठीक है, ये हमारा पेपर है, ये ऐसे ऐसे, ये हमारा पेपर है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा पेपर है, इसमें मार्जिन लाइन है। ठीक है, ओके, समझ में आया? ये हमारा पेपर है, यहाँ से इतना इतना ये मार्जिन लाइन है। अब हम लोग जितना भी चीज लिखते हैं, नोटिस हुआ, लेटर हुआ, कुछ भी लिखते हैं, सब यहाँ से, ये मार्जिन लाइन से सब शुरू होगा। आया समझ में? तो पहले क्या है कि फॉर्मल रिसीवर्स एड्रेस पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? इंक्लूड क्या करता है वो? अगर रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे, सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे हम लोग। जैसे कि हम लोग प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं ना, जैसे कि टू, पहले टू द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम। ठीक है, टू द प्रिंसिपल्स डीएवी स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल। पहले हम लोग उसका नाम लिखते हैं। आप प्रिंसिपल का बोलोगे मैम प्रिंसिपल का नाम लिखना पड़ेगा? नहीं। जब कोई चीज अगर हम लोग का वो हो, जैसे कि बता से कम्युनिटी वाला चीज हो, उसमें हम लोग एक कम्युनिटी का नाम लिखेंगे, है ना? उसका पर्टिकुलर उसका पर्सन का नाम नहीं लिख सकते हम लोग। ठीक है, तो पहले हम लोग रिसीवर्स का नाम लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद फिर उसका एड्रेस देंगे। ठीक है, फिर डेट देंगे, फिर सब्जेक्ट देंगे, फिर यहाँ से डियर सर या फिर रेस्पेक्टेड सर, फिर यहाँ से बॉडी ऑफ द लेटर
शुरू हो जाएगा। समझ में आया? बहुत इजी है ये चीज। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? रिसीवर्स का नाम लिखना बहुत जरूरी, क्योंकि तुम जिसको भेजोगे उसका नाम ही नहीं पता है तो उसके पास लेटर कैसे पहुंचेगा? है ना? ये तो अच्छा सब चीज है, ये तो नॉर्मल सी चीज है, सबको पता है। अब देखो 7th नंबर क्या है? While writing articles, where should the writer mention his or her name? जब हम लोग आर्टिकल्स लिखना शुरू करते हैं तो जो पर्सन जो आर्टिकल लिखता है उसका नाम मतलब जो आर्टिकल लिखने वाले का नाम कहाँ पे होना चाहिए? पहला ऑप्शन क्या है? एट द टॉप, सबसे ऊपर, फिर एट द एंड, सबसे नीचे। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ए एंड बी। ए एंड बी कैसे हो सकता है? या फिर वो ऊपर होगा या फिर वो नीचे होगा, तो कॉमन सी बात होती है, ये तो हमारा फॉल्ट ही हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, ये भी नहीं होगा क्योंकि नाम तो आर्टिकल्स में लिखना कंपलसरी है। तो हम लोग एट द टॉप या फिर एट द एंड, ऑप्शन होगा ए, एट द टॉप, सबसे ऊपर। ठीक है, अब चलो ये देखो, ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, द पर्पस ऑफ इनविटेशन इज टू। ठीक है, इनविटेशन का पर्पस क्या होता है? अगर हम लोग किसी को इनवाइट करते हैं, हमारा इनविटेशन का पर्पस क्या होता है? इनवाइट करना ही होता है। इनविटेशन का पर्पस थोड़ी ऐसा होता है कि चलो घूमने चलो, ये तो नहीं कह सकते ना। इनविटेशन का पर्पस क्या होता है? इनवाइट करना होता है। और यहाँ देखो, स्कोल्ड, ये जो बच्चा इसको अटेम्प्ट किया उन्होंने पेपर को, इनविटेशन का पर्पस क्या होता है हम लोग को? इनवाइट करना होता है। ठीक है, स्कोल्ड करना नहीं होता है। इनवाइट, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। आंसर इज इनवाइट। इनविटेशन का पर्पस इनवाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटर्न इन। जब हम लोग रिपोर्ट को लिखते हैं, ठीक है, जब हम लोग रिपोर्ट को लिखते हैं, रिपोर्ट राइटिंग में द नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटर्न इन। जब लोग किसी इवेंट के बारे में रिपोर्ट पे लिखते हैं, किसी के बारे में नरेट करते हैं, मतलब किसी को स्टोरी बताते हैं या फिर किसी के बारे में बताते हैं, किसी सिचुएशंस को हम लोग बताते हैं, तो किस फॉर्म में होना चाहिए? प्रेजेंट फॉर्म में, इमीडिएट पास्ट फॉर्म में, रुको, दिख रहा है नीचे वाला? सिंपल फ्यूचर फॉर्म, चलो ठीक है। प्रेजेंट फॉर्म में, इमीडिएट पास्ट फॉर्म में, इनडेफिनिट फ्यूचर फॉर्म में, या सिंपल फ्यूचर फॉर्म में? चलो हम लोग उसको नॉर्मली समझते हैं। प्रेजेंट फॉर्म में अगर हम लोग बता किसी के स्टोरी के बारे में बता देते हैं, ठीक है, जैसे कि एक लड़का है, वो अभी चल रहा है, वो अभी इसके बाद खाना खाएगा, फिर उसके बाद वो पढ़ाई करेगा, फिर स्कूल जाएगा, ये होता है प्रेजेंट फॉर्म में। ये तो नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि किसी के बारे में बता रहे हैं, वो भी रिपोर्ट में लिख के, तो ये हम लोग का क्या हुआ? रॉन्ग हो गया। अगर हम लोग ऑप्शन बी की बात करते हैं, इमीडिएट पास्ट फॉर्म, जैसे कि मैं वहां पे गई थी ना, तो वहां पे मुझे एक बहुत अच्छा स्टूडेंट मिला जो कि उसका मार्क्स बहुत अच्छा आता था, तो उसने बहुत अप्रिशिएट किया कि थैंक यू, अपने टीचर को उसने बहुत अप्रिशिएट किया कि थैंक यू सर, थैंक यू मैम, आपने मुझे यहाँ तक इसको लायक बनाया। ठीक है, उसको नरेट कर रहा है स्टोरी को। फिर वो गया खाना खाने के लिए, फिर उसकी मम्मी ने उसे बुला लिया, फिर वो चले गया। ठीक है, तो वो क्या है? ये इमीडिएट पास्ट फॉर्म, किसी के बारे में बता रही, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है सिचुएशंस को। आया समझ में? आंसर विल बी यही। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं कि गलत कैसे है, तो इनडेफिनिट फ्यूचर फॉर्म, इनडेफिनिट फ्यूचर फॉर्म मतलब कि ये तो होगा ही नहीं ना, कैसे होगा ये बताओ खुद से। किसी के बारे में अगर बता रहा है तो ऑब्वियसली कि किसी के बारे में बता रहे, कुछ हुआ है तभी तो वो बता रहा है, तभी तो वो रिपोर्ट राइटिंग कर रहा है। होने वाले का पहले रिपोर्ट राइटिंग नहीं करता है ना कि होने वाला है। ठीक है, कल मैं वहां जाऊंगा, फिर वो होने वाला है, फिर मैं वहां पे जाके नाश्ता करूंगा, फिर मैं वहां पे डिनर लूंगा, फिर लंच लूंगा, ये तो नहीं होता है, तो इसलिए ये रॉन्ग होता है। ऑप्शन डी क्या है? सिंपल फ्यूचर फॉर्म, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, आंसर क्या हमारा? इमीडिएट पास्ट फॉर्म, क्योंकि वैसा हो चुका था, वो मैंने किया था, तभी रिपोर्ट में वो लिख रहा है रिपोर्टर। ओके, अब हमारा क्या हो? ग्रामर पोर्शंस हम लोग देखेंगे। अब क्या?
ग्रामर पोर्शंस को हम लोग देखेंगे, जैसे आई डैश अ लेटर व्हेन द बेल रैंग। आई डैश द लेटर। ऑप्शन ए क्या है? वॉज रिटन। ऑप्शन बी क्या है? वॉज राइटिंग। ऑप्शन सी क्या है? रोट। ऑप्शन डी क्या है? इज राइटिंग। तो क्या होना चाहिए? जस्ट थिंक। क्योंकि हम लोग 2 क्लास में तो पढ़ चुके ना ग्रामर पोर्शंस, अगर अभी भी नहीं बना तुम लोगों से तब तो बहुत दिक्कत है होने वाला है एग्जाम में। आई डैश अ लेटर व्हेन द बेल रैंग। जब बेल रैंग हुआ, जब घंटी बजी स्कूल की, तो उस टाइम हम क्या कर रहे थे? मतलब कि ऑलरेडी वो कर रहा है, ये करते करते उसका बेल रैंग हुआ है वहां पे। ये सिचुएशन को समझो, क्योंकि ग्रामर यही होता है कि जब वो कुछ कर लिख रहा था या फिर कुछ कर रहा था, उसी टाइम बेल रैंग हुआ। तो दोनों प्रोसेस सेम एट द साइमल्टेनियसली इसको कह सकते हैं कि एट द सेम टाइम हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आई वॉज राइटिंग द लेटर, आई वॉज राइटिंग, आई वॉज रिटन, नहीं, ये होगा। क्योंकि क्यों होगा ये कि आई वॉज आई वॉज राइटिंग अ लेटर वेन द बेल राइंग। मैं उस टाइम लेटर लिख रहा था जब वहां पे बेल बजी, ठीक है, क्योंकि दोनों प्रोसेस एट द सेम टाइम पे हो रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग होता आई वॉज रिटन अ लेटर, हम लोग लेटर लिख चुके थे तब बेल बजी, तब तो ये दोनों आंसर वेरी नहीं करता ना एक दूसरे से, ठीक है। और आई रोट अ लेटर व्हेन द बेल रैंग, नो, ये भी तो नहीं होना चाहिए। इज राइटिंग, नो, आई वॉज राइटिंग, क्योंकि हम लिख रहे थे का यूज करते हैं। हम लोग ये नहीं बोलते कि हम लिख रहे हैं और बेल बज गया। हम लिख रहे थे और बेल बज, क्योंकि पहले ये प्रोसेस हुआ फिर वो प्रोसेस हुआ, ठीक है। आज भी लास्ट में कुछ ट्विस्ट है, ठीक है, तो देखते रहना इसको। लास्ट में बहुत ज्यादा एक अच्छा सा ट्विस्ट है तुम लोग के लिए, फिर से एक रिडल है। रिडल मैं इसलिए देती हूँ ना क्योंकि तुम लोग का माइंड एक्टिव रहे, उस चीज को लेकर सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि क्या होगा आंसर। तुम लोग पूरा गूगल करो, ये करो वो करो, क्या होगा आंसर, एटलीस्ट कुछ तो एफर्ट करोगे इंग्लिश के लिए। क्वेश्चन नंबर 11। ही स्पोक डैश वॉज राइट। ही स्पोक डैश वॉज राइट। ऑप्शन ए क्या है? व्हेन, वाई, वॉट, हाउ। चलो हम लोग इसको ना सब एक एक बार इसको हम लोग इसमें रिप्लेस करके देखते हैं कि क्या होना चाहिए। तुम ही लोग बता दोगे कि कैसे हम सही हो कैसे हम गलत होगा, क्योंकि बहुत इजी है क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं, ही स्पोक डैश वॉज राइट। ही स्पोक व्हेन वॉज राइट। अगर हम लोग यहाँ पे व्हेन लिखते हैं, वॉज व्हेन वॉज राइट। वो बोला जब उसको बोल, ही स्पोक व्हेन वॉज राइट। ही स्पोक, कुछ सेंटेंस ही नहीं बिल्डअप हो रहा, तो मैं समझाऊंगी क्या तुम्हें कि कब सही हो। वो बोला कि कब सही हो, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम लोग इसको लेते हैं बी को, वाई, ठीक है, ही स्पोक वाई वॉज राइट। वो बोला कि क्या सही है, क्यों सही है, ये भी नहीं होगा। ही स्पोक वॉट वॉज राइट। ही स्पोक वॉट वॉज राइट। वो बोला जो सही था, ये सही हो सकता है। ऑप्शन डी हाउ। अगर हम लोग हाउ लेते हैं, ही स्पोक हाउ वॉज राइट, वो बोला वो कैसे सही है, नहीं। चलो आ गया होगा इसे समझ में, आंसर विल बी व्हाट। वो बोला क्या सही है, ठीक है, ही स्पोक व्हाट वाज राइट। वो बोला कि क्या सही है इसमें, है ना। व्हाट मतलब क्या होता है, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्लियर है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 12। रोहन इज डैश, रोहन इज डैश टॉलेस्ट ऑफ देम बोथ। जब हम लोग किसी चीज की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं, तो हम लोग क्या लगाते हैं उसमें, जैसे कि रोहन इज, रोहन क्या हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर पर्सन मतलब कि एक पर्सन है। डैश टॉलेस्ट ऑफ देम बोथ, ठीक है, ऑफ देम बोथ, यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कंपैरिजन कर रहे हैं। और जैसे कि रोहन इज डैश टॉलेस्ट ऑफ देम,
हमारा पहला ऑप्शन क्या है कि एन, रोहन इज एन टॉलेस्ट, नहीं हो सकता है क्योंकि मैम ये तो टी है यहाँ पे, टी के पहले तो एन नहीं लगता है क्योंकि वॉवेल होता है, वॉवेल हम लोग एन वॉवेल्स में लगाते हैं, है ना। तो ये तो मैम रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी ए, रोहन इज अ टॉलेस्ट ऑफ देम बोथ, ये लिटिल बिट देखते हैं, चांसेस तो है इसके। ऑप्शन सी क्या है, द, रोहन इज द टॉलेस्ट ऑफ देम बोथ। ऑप्शन डी क्या है, एनी, रोहन इज एनी टॉलेस्ट, ये तो नहीं होगा। चलो अब हम लोग का आंसर क्या हो सकता है ना इसमें, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये। अब बताओ कुछ कि क्या हो सकता है इसमें, कुछ एनी आइडिया, या फिर ए या फिर द, रोहन इज डैश टॉलेस्ट ऑफ देम बोथ। रोहन एक पर्टिकुलर पर जब हम लोग एक की बात करते हैं, एक की बात करते तो हम लोग सफिशिएंट पर्सन, जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक ही है और उस टाइम प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही, मतलब कि द प्राइम मिनिस्टर इज सिटिंग बिहाइंड मी, जैसे कि समझ में आए, वैसे ही रोहन यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, और उसके बारे में बात हो रहा है, पर्टिकुलरली उसकी उसको कंपेयर किया जा रहा है किसी और से, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, द, ठीक है, आया समझ में। आंसर विल बी द, ठीक है, इट्स वेरी इजी, बस समझने का प्रॉब्लम है और कुछ नहीं, बहुत इजी है ये सब। 11th में से हार्ड होना चाहिए लेकिन बहुत इजी दे दिया है। आज हम लोग ग्रामर पोर्शन तक ही रखेंगे, है ना, नहीं तो फिर ज्यादा हो जाएगा हाइप। चलो 30 नंबर क्या है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल्ड वर्ड्स। ये हम लोग करवाए थे क्योंकि ये क्वेश्चंस तो कंपलसरी है आना, दो क्वेश्चंस तो कंपलसरी है आना, है ना। हम लोग कम से कम 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था लेकिन 2 क्वेश्चंस कंपलसरी है, ठीक है। जम्बल वर्ड्स मतलब कि कुछ वर्ड इधर उधर इधर उधर करके दिया जाएगा लेकिन हम लोग उसको सॉल्व करना है। जैसे कि हमारा क्या है, ईयर, टू लर्न, विल, टेक, टू राइट, इट, ठीक है। कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमारे पास यहाँ पे 6 वर्ड है, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये हम लोग को कंबाइन करके क्या बनता है, सेंटेंस, ठीक है। हम लोग उसको एक्सप्लेन कर चुके थे, पहले ही पढ़ चुके थे। जैसे फर्स्ट ऑफ हम लोग का क्या है, ईयर टू लर्न, पहला हम लोग क्या ढूंढेंगे, अपना सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा नीचे जाते हैं इस पे, ऑप्शन डी दिख रहा है, अ ईयर टू लर्न, अ ईयर टू लर्न, विल टेक टू राइट इट, ठीक है। अब देखो ऑप्शन क्या है, ईयर टू राइट, विल टेक टू लर्न इट, टू राइट इट विल टेक अ ईयर टू लर्न, इट विल टेक अ ईयर टू लर्न टू राइट। अब मैं बताती हूँ आपको कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिचुएशन पहले क्या हुआ, ईयर टू लर्न, जैसे कि हम लोग ऑप्शन ए देखते हैं कि क्यों गलत है। ऑप्शन सही इसका क्या होगा कि इट विल टेक अ ईयर टू लर्न टू राइट, ऑप्शन सही होगा इसका बी, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। जैसे ये गलत क्यों है ये भी तो देखना बहुत जरूरी है ना, कि अ ईयर टू राइट विल टेक टू लर्न इट, जैसे कि अ ईयर 1 साल, राइट को लेगा उसको सीखने में, ये सेंटेंस प्रॉपर गलत है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, टू राइट इट विल टेक अ ईयर टू लर्न, ठीक है, टू राइट इट विल टेक अ ईयर टू लर्न, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी ही हमारा सही होगा, क्योंकि अगर तुम जब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जब तुमको उसका फॉर्मेट पता चल जाएगा, और फिर अगर तुम उसको पढ़ोगे, ग्रामेटिकली मिस्टेक्स बहुत होंगे, और फिर समहाउ उसको देख के क्या लगता है कि मैम ये तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन जब तुम लोग सेंटेंस को पढ़ोगे ना अपने से कि हाँ अगर ऐसे होगा सिचुएशन को, इसको हिंदी ट्रांसलेट करके, तो समझ में आएगा कि क्यों ये गलत है और क्यों ये सही है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अब सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना हम लोग का,
कि द टू थीव्स यस्टरडे कॉट पुलिस। ठीक है, पहले थीव्स पकड़ा जाएगा फिर पुलिस आएगा क्या, मूवी की तरह? नहीं ना, पहले पुलिस आएगा फिर थीफ आएगा। पहला सिचुएशन हम लोग का क्या है कि यहाँ पे पुलिस आएगा, पहला सिचुएशन में हम लोग का यहाँ पे पुलिस आएगा। ये ऐसे मैं कर देती हूँ ना ताकि तुम लोग को लगे कि हाँ ये भी एक वर्ड ही है। ठीक है, पहले सिचुएशन में पुलिस आएगा। ठीक है, फिर देखो फर्स्ट क्या है, द टू पुलिस कॉट यस्टरडे थीव्स। बिल्कुल गलत, द टू पुलिस कॉट मतलब कि दो पुलिस कॉट पकड़ा गया यस्टरडे थीव्स, नहीं वो तो बहुत गलत लग रहा है। ऑप्शन बी क्या है, द टू थीव्स कॉट पुलिस यस्टरडे। कॉट, अगर यहाँ पे कॉट पुलिस यस्टरडे, यहाँ पे कॉट बाय होना चाहिए ना, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी क्या है, यस्टरडे द थीव्स कॉट टू पुलिस, कि कल, ठीक है, द थीव्स कॉट टू पुलिस, नहीं ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, द पुलिस कॉट टू थीव्स यस्टरडे, पुलिस दो थीव्स को पकड़ा कल। ठीक है, ये सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, द पुलिस कॉट टू थीव्स यस्टरडे, पुलिस ने दो चोरों को कल पकड़ा था। आया समझ में? ठीक है, ये सब नॉर्मल है, अब कुछ तो इसमें नहीं है। आज हम लोग ग्रामर पोर्शंस तक ही रखेंगे इसको, नहीं तो फिर नीचे क्या है ना कि ये हमारा प्रोज पोएट्री आ जाता है। इसमें अगर डाउट वगैरह होता है तो कमेंट करना, ठीक है, कि मैम ये कैसे हुआ, तो आई विल टेल यू, आई विल एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट क्लास और इन कमेंट सेक्शंस। ठीक है, अब हमारा ट्विस्ट क्या था कि मैम आप तो बोल रहे थे कि लास्ट में कुछ होने वाला है, कुछ इंटरेस्टिंग है, क्या है? बस वही रिडल को सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम लोग प्रीवियस को रिडल में आएंगे। अरे बाबा, चलो हमारा ये रिडल क्या है कि, पढ़ो एक बार, खुद से देखो तो समझ में आता है, पर चलो। आई स्पीक विदाउट अ माउथ एंड हियर विदाउट ears. I have no body, but I come alive with wind. What am I? जैसे कि I speak without a mouth. मैं बिना मुंह का बोल सकता हूँ। ठीक है, मैं बिना मुंह का बोल सकता हूँ। And hear without ears. बिना कान का सुन सकता हूँ, बिना मुंह का बोल भी सकता हूँ, बिना कान का सुन भी सकता हूँ। I have no body, पर मुझे बॉडी भी नहीं है। But I come alive with wind, पर मैं वो हवा के जरिए तुम्हारे पास आता हूँ या फिर तुमसे दूर जाता हूँ। हवा के जरिए वो तुम्हारे पास मेरा आना जाना होता है। ठीक है, बताओ मैं कौन हूँ? अब तुम लोगों को बताना है कि ये कौन है, इसको एक नाम दो। ठीक है, इसके पास अभी कोई नाम नहीं है, तुम लोगों को इसको नाम देना पड़ेगा। ठीक है, फिर से मैं समझाती हूँ कि आई स्पीक विदाउट अ माउथ, मैं बोल सकता हूँ बिना अपने मुंह के। ठीक है, एंड हियर विदाउट ईयर्स, बिना कान के मैं सुन भी सकता हूँ। हैव नो बॉडी, मेरे पास बॉडी भी नहीं है। ठीक है, आई हैव नो बॉडी, बट आई कम अलाइव विथ विंड, पर मैं विंड के साथ साथ तुम्हारे पास आता हूँ। वॉट एम आई, तो मैं क्या हूँ, बताओ मुझे मैं क्या हूँ। आंसर बहुत इजी है, थोड़ा सा डीप जाना, अपनी सोच में थोड़ा सा डीप डीप थिंकिंग करना। ठीक है, देन यू विल गेट टू नो व्हाट इज द आंसर। ठीक है, क्योंकि जो पढ़ोगे, जरूरी है रिडल को सॉल्व करना, बहुत जरूरी। जैसे हम लोग हिंदी में बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं ना कि पहेलियां कोई मुझे बताओ तो जाने, ऐसा होता है ना, बताओ तो जाने वाला चीज है। तो इसमें इंग्लिश को सॉल्व करना इसलिए जरूरी, क्योंकि जब तक इसको पढ़ोगे नहीं, जब तक उसको रीड नहीं करोगे, डीप थिंकिंग नहीं करोगे, तुम लोग को पता नहीं चलेगा कि ये क्या है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको आगे का सॉल्व करेंगे या फिर कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं, चलो बाय बाय क्लास, टेक केयर।